सरकार ने जो भी किया बहुत अच्छा कार्य किया है और इसका कोई मतलब ये कहिए कि जो चांद को जो है ना दीपक दिखाने वाली बात है। अभी एक जो हादसा हुआ, इस हादसे को लेकर लोग योगी जी की काफी ज्यादा आलोचना भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री योगी जी बनना चाहिए और हमारे रहते रहते योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएं। उधर राहुल गांधी दम भर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, प्रबल दावेदार, कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो अमित शाह जी ने 370 धारा हटा दी जम्मू कश्मीर से, उनके विषय में क्या कहना है? शंकराचार्य जी हैं, अब मुक्तेश्वर सरस्वती जी, वो काफी आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे कि योगी जी को महाकुंभ रहते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, महाकुंभ बीतना नहीं चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी तानाशाही कर रहे हैं और वो हर किसी को दबा के रखते हैं। अगला जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, जो भी आएगा 2029 में, तो उसमें अगर मोदी और योगी की बात हो तो दोनों में से आपके हिसाब से कौन ज्यादा बेहतर साबित होगा? जब भी महाकुंभ की बात आती है तो नागांव का चेहरा और नागांव की तस्वीर सबसे पहले सामने आती है, लेकिन महाकुंभ में और खासकर अगर बात की जाए माघ मास की या माघ मेले की, तो यहाँ पर दो तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तरफ जहाँ नागांव का रूप होता है, जहाँ नागांव के अखाड़े होते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कल्पवासियों का डेरा होता है। और इस बीच हम आ गए हैं कल्पवासियों के बीच में और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कल्पवास होता क्या है और कल्पवासियों को लेकर या कल्पवासियों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर इनका क्या कहना है। योगी जी ने कल्पवासियों के लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं और साथ ही साथ जो महाकुंभ का ये रूप है, इसके पहले लोगों ने कैसा अनुभव किया है और इस बार का अनुभव कैसा है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। दादाजी, आप लोग कल्पवास करने आए हैं, तो कल्पवास को लेकर सबसे पहले दर्शकों को बताइए कल्पवास होता क्या है और कल्पवास के संबंध में और क्या चीजें हैं जो आप बताना चाहेंगे लोगों को? देखिए, कल्पवास जो होता है यह स्थान जो है आपका प्रयागराज, यहाँ ब्रह्मा जी ने सैकड़ों यज्ञ किए हैं और ये पवित्र भूमि है, नदियों का संगम है, उससे भी ये पवित्र भूमि है। और चूंकि सारे देवी देवता एक महीने अपने स्थान छोड़ करके यहाँ आ जाते हैं, तो अगर हमारे पास आर्थिक स्थिति ये नहीं कि हमारे स्थानों को जा करके भ्रमण करके वहाँ दर्शन करने की, तो यहाँ अगर हम आ गए हैं तो वहाँ हमारे सारे जो है भगवान का, देवी देवताओं का दर्शन होता है। तो अगर आप कल्पवास कर रहे हैं या कोई व्यक्ति जो कल्पवास कर रहा है तो यहाँ पर सारे देवी देवताओं को दर्शन हो जाता है, या ये कहा जाए कि मान्यता है कि सारे देवी देवताओं का पुण्य प्राप्त हो जाता है यहाँ पर, इसी लोग कल्पवास करने आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली क्या है, यहाँ आने पे सारे भगवान जब यहाँ हैं तो भाई कोई चीज हमें एक जगह पे सारी चीजें मिल रही हैं तो हमें 20 जगह जाने की क्या जरूरत है। दूसरी बात, आर्थिक युग है, तंगी है लोगों के पास, आजकल देशाटन करना भी आसान नहीं है और एक जगह हम जा करके सारे वही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कल्पवास करने का क्या तरीका है, कैसे कल्पवास की शुरुआत होती है और कितना समय होता है, इसमें कितना समय देना होता है और इसकी दिनचर्या कैसे होती है? देखिए, यहाँ ऐसा है, दिनचर्या में कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहाँ सारा जो है टाइम से काम हो जाता है नियमानुसार। और घर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन घर में तमाम काम रहते हैं जिसलिए उस नियम से नहीं हो पाता है। और यहाँ कोई काम भी नहीं है, भगवत भजन करिए, अतिथियों की सेवा करिए और अपना जो है चार लोग, सबसे बड़ी एक चीज और है जिसका नाम संगम है। संगम का मतलब ये सब लोगों को मिलने को संगम कहते हैं। तो यहाँ जिन आपके जो हितैषी है या आपके दोस्त यार हैं, वो सभी लोग इस महीने में यहाँ आने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि हम लोगों का मिलन जो साल में एक बार हो पाता है, और अगर यहाँ वो ना आए, हम ना आए, तो 10 साल नहीं होता है। और जो हमारे शुभचिंतक हैं जो दूसरे प्रांतों में रहते हैं, वो भी हमारी वजह से कि हाँ वहाँ हम चलेंगे, स्नान करेंगे, वो हमारे जो प्रेमी हैं, तो उनसे मिलन हो जाता है। बाकी आज जमाने में किसी को फुर्सत तो है नहीं।
कि हम हर जगह जाएं और तो ये संगम मात्र नदियों का नहीं है, ये संगम है लोगों का भी, ये संगम है कहीं ना कहीं उन लोगों का जो सालों साल मिल नहीं पाते, साल भर मिल नहीं पाते हैं और साल में एक बार इसी बहाने पुण्य प्राप्त करने के बहाने, गंगा में स्नान करने के बहाने यहाँ पर आते हैं और उनसे मुलाकात हो जाती है। कितने समय से आपका कल्पवास चल रहा है? ये मेरा 12 वर्ष पूरा हो गया है। मैंने महाकुंभ से शुरू किया था और महाकुंभ पे समापन हुआ। महाकुंभ से नहीं हुआ है, समापन मतलब ये कि मतलब ये 12 वर्ष पूरे हुए। और यहाँ नियम ये है कि आदमी 12 वर्ष में उद्यापन करता है, तो वो उद्यापन की प्रक्रिया भी हमने कर ली यहाँ। अब इसके बाद जो है जैसे एक व्रत होता है कि इतने दिन करने के बाद जो है ये व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए, बाकी व्रत रहने में भी कोई दिक्कत नहीं बाद में। तो लेकिन एक है इसमें सिस्टम, और इसमें होता है क्या कि जितनी घरेलू वस्तुएं हैं, जितना आप इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ें, चाहे वो भोजन की सामग्री हो, चाहे आपके कपड़े की जो पहनते हैं, मतलब सारी चीज़ें ले करके इसमें बहुत आइटम होते हैं। तो अब इसमें भी होता है कि जिसके पास जो क्षमता हो, अपनी क्षमता के अनुसार अपना जो उद्यापन करता है। और बाकी ऐसा भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अपने क्षमता के अनुसार ही काम करना चाहिए, ऐसा नहीं घर बेच को जो है आप जो है कार्य करिए। तो जितनी क्षमता होती है उसके अनुसार वो घरेलू चीजें जो भी हैं, उपयोग की चीजें हैं, वो दान करता है और इस तरह से इसका उद्यापन होता है। 12 साल में उद्यापन किया जाता है, बाकी अपनी इच्छा अनुसार इसको आगे भी कंटिन्यू रखा जा सकता है। आपने बताया कि आपने पिछले महाकुंभ से शुरू किया था और इस महाकुंभ तक आपने लगातार किया और इस बार आपने उद्यापन कर दिया। पिछले महाकुंभ में और इस बार के महाकुंभ में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन तो बहुत है, अगर कहा जाए तो जमीन और आसमान का फर्क है। और सरकार ने जो भी किया बहुत अच्छा कार्य किया है और इसका कोई मतलब ये कहिए कि जो चांद को जो है ना दीपक दिखाने वाली बात है। चांद को दीपक दिखाने वाली बात है या सूरज को दीपक दिखाने वाली बात? चांद को दिखाइए या सूरज को दिखाइए, बात तो वही है। वो दिन में दिखते हैं, वो रात में दिखते हैं। तो चांद को दीपक दिखाने वाली बात है, ऐसा दादाजी कह रहे हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार की अपेक्षा पहले व्यवस्थाएं उतना अच्छी नहीं थी? जी हाँ, व्यवस्थाएं थी पिछली बार, लेकिन जो व्यवस्थाएं इस वर्ष हैं ये नहीं थी। ऐसा नहीं कि वहाँ व्यवस्था नहीं, जगह व्यवस्था नहीं होती थी यहाँ मेला लग ही नहीं सकता था, तो व्यवस्थाएं थी। तो व्यवस्थाएं थी और निश्चित रूप से दादाजी कहना है कि जो व्यवस्थाएं इस बार हैं वो ज्यादा बेहतर हैं। अभी एक जो हादसा हुआ, इस हादसे को लेकर लोग योगी जी की काफी ज्यादा आलोचना भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जो लोग आलोचना कर रहे हैं, कभी आप उसे अगर उनको मौका मिले तो मिलिएगा। अगर उनके 5 बेटे होंगे, 5, 2, 3, तो ये देखिए कि उनके बेटे जो है वो अपने बेटों को किसी तरह सहयोग के साथ में रख पाते हैं। अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, कोई दारू पी रहा है, कोई तब पत्ता खेल रहा है, कोई कुछ गलत कार्य कर रहा है, कोई उसमें कद अच्छे है, तो तुम सबको अच्छे बना के दिखा दो ना। तो दादाजी का इशारा साफ है कि अगर आपके 5 बेटे हैं तो 5 बेटों को संजो कर रख पाना, उनको सही रास्ते पर रख पाना संभव नहीं होता है। तो फिर एक व्यक्ति सारी तरह की व्यवस्थाओं को, हर तरह के लोगों को कैसे संतुष्ट कर सकता है? शंकराचार्य जी हैं, अब मुक्तेश्वरन सरस्वती जी, वो काफी आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे कि योगी जी को महाकुंभ रहते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, महाकुंभ बीतना नहीं चाहिए। नहीं, देखिए वो शंकराचार्य हैं, उनके विषय में टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके पहले भी कुछ राम मंदिर के विषय में भी कहा होगा, मैंने जैसे सुना था या देखा था टीवी में, तो ठीक है, उनकी बात है, वो अपना करें। अब चूंकि वो शंकराचार्य हैं, अब मैं तो भाई अपना एक घरेलू व्यक्ति हूँ, तो मैं उनसे क्या बात करूँगा उनके विषय में। उनको जो समझ में आए वो बोलते रहें, बाकी किसी के बोलने से और न बोलने से आज की हमारी पब्लिक जो है पढ़ी लिखी हुई है। वो जमाना चले गए कि जब गांव में चिट्ठी आती थी तो लोग उस चिट्ठी को जो है एक ही आदमी गांव का पढ़ पाता था, उसी के पास लोग जाते थे, भैया ये चिट्ठी आई, मुझको जो है
बता दो क्या लिखा हुआ है। आज हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं और सब समझदार हैं, तो वो जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर तो लोग जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका इशारा ये भी है कि शंकराचार्य जी की जो बातें हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन लोग जो भी चीजें हैं, जो भी सच्चाई वो समझ रहे हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं भाई, नहीं समझ रहे कैसे। अब वो जमाना देखिए, पहले नेता लोग ये कहते थे कि मैं गड़रिया चराता हूँ। गड़रिया का मतलब जो गांव का मुखिया रहता है उसके पास उठते बैठते थे, है ना। अब आज नेता लोग भेड़ी चरा रहे हैं। अब वो गड़रिया की नहीं चल रही है, वो बात अलग है। उसके सम्मान में या उसके डर भाव में किसी तरीके से वो मुंह पर ना बोले, लेकिन एक्चुअली ठप्पा वहीं चलेगा जहां उनकी मर्जी होगी, और पहली बातें नहीं थी। तो ऐसा कुछ नहीं है इनको जो है। और फिर राजनीति है, इसमें तो सबसे बड़ी खराबी चीज है कि आज किसके साथ है, कल किसके साथ चले जाएंगे, परसों किसके साथ चलेगा, आज किसकी बुराई करते किसकी अच्छाई करते। ये तो राजनीति है। राजनीति में बाप बेटे में नहीं बनती है, पत्नी में और पति में नहीं बनती है, तो ये तो सब चलता रहता है। तो राजनीति में बाप बेटे में नहीं बनती है, पति पत्नी में नहीं बनती है, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते जी हैं, हाँ, जी हाँ। चुनावी मैदान में आ जाते हैं। ये एक बड़ी विडंबना है राजनीति की। आने वाले समय में योगी जी को आप किस तरह से देखते हैं? भाई हम तो चाहते हैं कि जब तक जो है हमारा जीवन रहे उसके पहले योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए। योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए आपके रहते हुए। आखिर ऐसा क्या है आपने योगी में देख लिया? अखिलेश यादव जी आए थे, अभी शंकराचार्य जी से मिले थे, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी भी दम भर रहे हैं कि आने वाले 2027 चुनाव में अब योगी जा रहे हैं यहाँ से। देखिए, ये तो नेता अपनी अपनी बात करता है, लेकिन अखिलेश जी ने अभी जो चुनाव हुए हैं उसको तो देख ही लिया होगा, मेरी समझ में आता है। तो अब उससे अपना अंदाजा लगावे और योगी जी अपना अंदाजा लगावे। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री योगी जी बनना चाहिए और हमारे रहते रहते योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएं। उधर राहुल गांधी दम भर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, प्रबल दावेदार, कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो। देखिए, अगर वो कहेगा नहीं, अगर कोई नेता इलेक्शन जो लड़ता है वो ये तो कहता नहीं मीटिंग में कि मैं हार जाऊंगा, पाए 11 वोट और जीतता वहाँ अपने जो है मंच में जीतता रहता है वो, तो ये एक अलग बात है, उनकी बात है। वो अपना भाई पढ़े लिखे हैं, विदेशों में पढ़े हैं, तो उनको बहुत अच्छा ज्ञान भी है। मैं ये नहीं कहता कोई उनको ज्ञान नहीं है। अभी ये कि क्या है, अभी तो यहाँ की 1.5 अरब जनता देख ही रही है सब, और गांव गांव के एक एक आदमी जिसको आप बुद्धू समझते हो वो आपसे ज्यादा होशियार है। ऐसा नहीं है, ठीक है, राजनीति है, अपना कहते हैं भाई, जो कहेंगे ठीक है। और जो भी आता है, मैं तो जहाँ भी देखता हूँ मीटिंग शीटिंग में, अगर पहले तो मैं जाता नहीं, टीवी में देखता हूँ, अगर कभी गया भी तो मैं देखता हूँ वो अपनी बात करता है, दूसरी की बातें नहीं समझता है। ये पब्लिक सब जानती है। ये है कि ऐसा नहीं है, सरकार अच्छी चला रहे हैं, और योगी जी से अच्छा तो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री मेरे समझ में तो नहीं है। बाकी मैं बहुत ज्ञानी आदमी नहीं हूँ। अगला जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, जो भी आएगा 2029 में, तो उसमें अगर मोदी और योगी की बात हो तो दोनों में से आपके हिसाब से कौन ज्यादा बेहतर साबित होगा? देखिए, बेहतर वाली बात तो नहीं करिए, मोदी जी की भी बात ना करिए आप। इसमें बेहतर कहना किसी को वो तो मेरे समझ में नहीं आता है, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि अगर उनके बाद कोई बने तो योगी जी बने। तो मोदी जी के बाद अगर कोई बने तो योगी जी बने, उसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है? नहीं, विकल्प क्या है, देखिए, बोल्ड आदमी होना चाहिए। नेता होता है ढुलमुल। अब आज तक जितने नेता हमारे पीरियड तक हमने देखा, अपने पीरियड में सब ढुलमुल होते हैं। योगी जी है, जो कह दिया सो कह दिया। अमित शाह जी ने 370 धारा हटा दी जम्मू कश्मीर से, उनके विषय में क्या कहना है? देखिए, अमित शाह अलग चीज है और योगी जी अलग चीज है। ठीक है, अमित शाह का योगदान अच्छा रहा, ऐसा नहीं है, उन्होंने सरकार बनवाई, ये भी सत्य है, सारी बात है। लेकिन जहाँ तक कर्म की बात है कि एक मुख्यमंत्री इतना बड़ा बड़ा स्टेप ले ले और सुपूर्ण हो, किसी प्रकार का दंगा न हो, नहीं तो हम तो हिंदू मुस्लिम राइट रोड देखते थे। जब देखो तो हिंदू मुस्लिम राइट हो गया, कहीं आज इलाहाबाद में हो गया, कहीं कहीं हो गया, कहीं कहीं हो गया, तो कितने लोग ऐसे मर जाते थे।
आपने बेकसूर। आपने आपने जो बात कही कि पहले हिंदू मुस्लिम राइट होते थे, लेकिन योगी जी जब से हैं तब से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इसी बात पर तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी तानाशाही कर रहे हैं और वो हर किसी को दबा के रखते हैं। दबाने की बात तो ये है कि क्या योगी जी किसी का गला दबाते हैं क्या? वो कोई काम कानून के विरुद्ध तो करते नहीं हैं, जो कानून है वही करते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि वो जो है जबरदस्ती कर रहे हैं। किस बात की जबरदस्ती? अरे जो कानून है उस कानून के तहत तो कार्य कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि वो जबरदस्ती कुछ कर रहे हैं। अब किसका घर इन्होंने खरीद लिया भैया, दबा लिया है? कितनी बीघे जमीन इन्होंने ले ली है, कितने क्या लिया है? कोई इनके पास प्रमाण हो तो वो दे, तो पब्लिक जानने की यहाँ क्या है योगी जी। तो पब्लिक तभी उस चीज को मानेगी जब आप प्रमाण दें, जी हाँ। और ऐसे निराधार बात करने से कोई बात सच साबित नहीं होती है। कुल मिलाकर अगर इस महाकुंभ की बात फिर से की जाए तो इस महाकुंभ को लेकर आप क्या कहेंगे और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? देखिए, महाकुंभ बहुत अच्छा हुआ और कोई कमी नहीं है। घटनाएं कुछ घट गई हैं, कैसे हुई क्या हुई, और यह तो हमने गलती की भाई, हमें बैरियल नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग इसमें आरोप ये भी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने ऐसा किया है, और कुछ लोग दावा भी कर रहे थे कि लाल झंडा लेकर लोग आए थे और हल्ला मचाए थे, धक्का दिए। कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे, आपका क्या कहना है इस पे? ये तो जांच का विषय है। जांच होगी, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। और योगी जी की सरकार में जो है कोई गड़बड़ी नहीं होगी कि दूध में पानी मिला दिया जाए। अगर दूध में पानी मिलाएगा तो योगी जी उसको अलग कर देंगे। और ये भी सही है, सत्य है कि अगर किसी ने कहीं कोई गड़बड़ी की है तो योगी जी वो कार्य करेंगे कि जिसको लोग समझ न पाए होंगे, सोच न पाए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात इशारा करती है उस ओर जिसके विषय में कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में सारी चीजें बहुत स्पष्ट होंगी, क्लियर होंगी और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अब आने वाले समय में इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या जांच होती है और क्या निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद।